ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता रा सगला श्रोताओं ने भूड़ो भाई रा घना घना राम राम सा और सुनाओ सा को करो तकड़ा हो ना। देखो अबार तीज त्योहार रो मौसम है, सावन रो महीनो पूरो होन तो चाल्यो है और आप खूब ही आनंद करया है। जीवन आनंद रो नाम है, पर वो आनंद उन वेड़ा घट जाए जना आप लापरवाही करा, जना आप गलती करा। आज चाहे आपने जीवन की बात हुए, पशुपालन की बात हुए, खेतीबाड़ी की बात हुए, आज जरूरी है कि आप पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से जो है वो आप काम करा। आज ऊंटानी बाता में अपना मेहमान है डॉक्टर आर्त बंधु साहू साहब, जिका डायरेक्टर है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। मैं अपने स्टूडियो में आया, बारो बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा, राम राम। और कोकरो सा बहुत अच्छे हैं। आपरो तो नाम ही रौनक, बहुत चमकदार चेहरा आपरो। उष्ट पालन व्यवसाय में रोजगार और निवेश की संभावना, मतलब जी आप ऊंट पाना हा इनमें निवेश की यानी पैसा कमाने की क्या संभावना है, बिजनेस की क्या संभावना है और क्या योजनाएं हैं, वहां पर आप चर्चा करा। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैंने ये बताओ कि भाई उष्ट पालन से संबंधित निवेश की योजना है, एस्पेक्ट क्या उसके? इसमें हम ऐसे गिनती करें तो 20-25 संभावनाएं भी हमें दिखते हैं। जी जी। लेकिन जो मुख्यतः हम देखेंगे तो एक तो उष्ट पालना, ये एक व्यवसाय है। उष्ट्रों को दूध के लिए पालना, ये और एक व्यवसाय है। हाँ जी। दूध जो ऊंट दे रहा है वहीं से दूध कलेक्शन करना, ये एक व्यवसाय है। कलेक्शन करने के बाद उसको प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करना, ये और एक व्यवसाय है। पैकेजिंग करने के बाद इसको दूसरे जगह पे पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, ये दूसरी व्यवसाय है। हाँ जी, हाँ जी। पहुंचने जिस ट्रांसपोर्टेशन के बाद वहां पे लोगों के पास पहुंचाना, ये और एक व्यवसाय है। ऐसे हम केवल उष्ट डायरी को ही देखें, इसके अंदर 10-15 संभावनाएं हैं। तो इस डायरी का कोई ऊंट पाल रहा है तो उसके पास कोई अच्छा सा ऊंट जो दूध देने वाले हैं, उसके जो जनरेशन है उससे पहले जो माता या जो पिता बच्चा दिया है जिसका दूध अच्छा है, तो वो बच्चा भी दूध अच्छा देने की क्षमता रखता है। हम उस दूध को बेचना है दूध के लिए। उसी टाइप का कोई नर है जो नर भी कोई क्षमता रखा है, उस नर को हमें बेचना है, ये भी एक व्यवसाय है जी। तो एक ऊंट पालन एक व्यवसाय है। ऊंट से डायरी की तरफ रुझाव लेके जो जो संभावनाएं मैं अभी गिना, ये सब एक एक व्यवसाय की तरफ हमारा कोई भी जो यूथ है आज के जो युवा हैं, ग्राम के युवा हैं जो खाली जिनके पास नौकरी का साधन नहीं है, उनके लिए ये हर एक पॉइंट पे जो रोजगार का संभावनाएं दिखता है। उसके अलावा हमें जो जैसे उष्ट डायरी का बात में कहा, इस टाइप का उष्ट्रों को हमें पर्यटन के तहत देखें। हाँ जी। पर्यावरण पर्यटन ये बहुत बड़ी विषय है, उसके बारे में हम आगे विस्तृत बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप बहुत सारी बातें बताइए, खास तौर यहाँ के भी ऊंटा जो व्यवसाय है वो बहुत लंबो चौड़ो है और इनमें बहुत सारा क्षेत्र जी का काम कर रहा है। पर एक बात है, आप ऊंट है खने एक है ऊंट है, 2 ऊंट नहीं है, 4 ऊंट है या कोई 5 ऊंट है, कोई 6, कोई तकड़ो खने बाड़ो है, तो वो आदमी जी को है के योजना में शामिल हो सके है, बिना की योजना की प्राथमिकता चाहिए किसी योजना में शामिल हुए, इनको क्या निर्धारण करा पा? आज के समय में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला जो व्यवसाय दिख रही है वो ऊंटों से दूध निकालना, उस कैमल डायरी जिसको हम कहते हैं। तो कैमल डायरी के तहत हमें ऊंटनी से दूध निकालना और उस दूध को जिनकी जरूरत है उनके पास पहुंचाना। और ये ऊंटनी का दूध कोई ऑर्डिनरी दूध नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ अमृत है। जैसे शिवजी भगवान
को मान के ये ऊंटारी का जो ऊंट पालन का जो शुरुआत हुई है, ये शिवजी भगवान का आशीर्वाद के हिसाब से शुरुआत हुई। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात जो रायका फैमिली है, जो रेवारी फैमिली है, या गुजरात में जो नामधार हैं, ये सब ये शिव जी का एक वरदान मानते हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है। तो इस वरदान इसलिए है कि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा है, और जीवन के साथ जो जुड़ा है हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो मेरा सभी किसान भाइयों से, जो भी ऊंट पालते हैं या जिनके पास ऊंट पालने का इच्छा शक्ति है या इच्छा है, मेरे ये बातों से आपको अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि ऊंट पालन व्यवसाय के तहत हमें देखने से ऊंट का जो घटती संख्या है, आज जो समस्या बनी है राजस्थान सरकार के लिए, ये समस्या जो है दूरी होगा जब हम ऊंट को ज्यादा से ज्यादा पालें और ऊंट से ज्यादा फायदा लोगों के पास पहुंचाएं। जी बिल्कुल। और जैसे मैं कहा कि ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद किस लिए है? क्योंकि ऊंट का जो दूध है ये खाली दूध नहीं है, ये एक औषधि है। हमें ऊंटनी के दूध को औषधि के नजरिए से देखें और उसी का व्यवसाय करें। डॉक्टर साहब, कोई किसान है भी 4-5 ऊंट है और वो ये सोचे भी मैं निवेश करूं, दूध दाद बेचूं की करूं, पर भी साधन की को नहीं, वो गांव में रहे बिन भोड़ो बिन ठाई को नहीं कट जाऊं मैं, तो बिन क्या करना पड़े? इसमें हमारा जो राज्य सरकार का हो, भारत सरकार का हो, जो नाबार्ड एक संस्थान है, जो नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है, वो नाबार्ड से भी इसका लोन का प्रावधान है। अच्छा। हम एक, जैसे आप 4-5 ऊंटनी का बात कर रहे थे, हम एक हिसाब लगाए हैं कि एक नर ऊंट और 10 मादा ऊंट, मादा ऊंट, इसको लेके कोई व्यवसाय शुरू करे और इनको खरीदने के लिए इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वही चाहिए उसको, और वो नाबार्ड देता है। और 2 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हम एक हिसाब लगाए हैं कि 2 युवा अपना पूरा का पूरा गुजारा कर सकते हैं और 5 साल में ये 2 लाख का भरपाई भी सूद सहित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक कितना ऐसा केस हो गया जिका थे, मतलब 2 साल लोन दिया जिका ने, अरे ऊंट पालना रहे? ये एक समस्या है, क्योंकि आज इसी उत्साह को लेके कोई आगे आया नहीं है। और इस उत्साह को हम कैसे बढ़ावा देंगे, राज्य सरकार कैसे इसको बढ़ावा देगा, वो बढ़ावा के लिए जो आज हम बात कर रहे हैं कि इसमें ये उद्यम है, वो उद्यमों को हम विस्तृत रूप से रखना चाहेंगे, जिससे कि युवा को, क्योंकि कुछ नज़रें हमारा दिखता नहीं है, लेकिन वो इतना आकर्षक होता है जब हम सोचेंगे कि अरे ये भी एक व्यवसाय है, तो व्यवसाय के तहत फिर हम रुझान बढ़ाएंगे, और रुझान बढ़ेगा तो ये साधन सरकार की तरफ से सपोर्ट के तहत फिर हम सरकार के पास जाएंगे, कि बैंक के पास जाएंगे, नाबार्ड के पास जाएंगे, लोन का व्यवस्था के लिए कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये बताओ भाई, कोई किसान है बिन लोन लेना जरूरी है तो वो क्या करे? मतलब गाँव चाले बठू बताओ भाई, कितना बजे चाले, कट्ठे बस में बैठे, कट्ठा आवे, क्यों मिले? जो नाबार्ड का जो सिस्टम है, कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो नाबार्ड से भी कोई एक अधिकारी को हम आपके पास भेजेंगे इसी में लोन के विषय में चर्चा विस्तृत रूप से देने के लिए। बिल्कुल। लेकिन मैं जो उनका जो सिस्टम है, थोड़ा बहुत मेरे को जो जानकारी है मैं आपके सामने रखूंगा। ये यही है कि जिस गांव से कोई युवा लोन लेना चाहता है, उसको रिकमेंडेशन उसी गांव का पंचायत ये सरपंच से लेना होता है। अच्छा। तो सरपंच उसमें लिख देगा कि हाँ, ये युवा उत्साही युवक है जो ऊंट पालन करना चाहता है। उसी के रिकमेंडेशन के तहत वो एप्लीकेशन आगे बढ़ता है और उसका साधन को देखते हुए लोन सैंक्शन होता है। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी, खुले दिलों आप जानकारी दे रहे हो किसान भाइयों ने, सगड़ा थारो उपकार माने, थारो बड़ो एहसान मान रहा है। पर एक बात आप पूछ चाहूँ आपसे हूँ कि ऊष्ट पालन व्यवसाय में जी को रोजगार का साधन है, ए किसा है कि रोजगार बन सके? जी डेयरी हो गयो या ऊष्ट का जी उत्पादन है, मतलब भी चमड़ी का उत्पादन है, या कोई और है, कोई बटुआ है, कोई पर्स है, कोई माड़ा है, कोई ठाड़ा है, ए बताओ दें।
ये बहुत सारे उपाय के बारे में आप थोड़ा बहुत कहे हैं, मैं उसी को एक एक करके विस्तृत रूप से जाऊंगा कि इसमें क्या एवेन्यूज है। उष्ट्र पालन का बाद में रखूंगा। पहला बात है, जैसे मैं बात कहा कि कोई एक डायरी एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, तो डायरी एस्टेब्लिशमेंट क्या मतलब, ऊंटों से दूध निकालेगा। अभी वो तो दूध निकाल लिया, अभी उस किसान से दूध एक कलेक्शन सेंटर बनाया जा सकता है, जिसमें जैसे एक गांव में 10 किसान हैं जिनके पास ऊंट 5-5 है जो दूध देने वाले हैं, तो 50 ऊँटनी दूध दे दिए, 4-4 लीटर के हिसाब से 200 लीटर दूध आ गया। और ये 200 लीटर सपोज रोज का होता है, तो कोई 10 लोगों के पास जाके दूध ले आना, ये एक जॉब की तरह देखा जा सकता है। कोई भी युवा इन्हीं 10 लोगों को इकट्ठा करे, या ये 10 लोगों के पास यही भरोसा पहुंचाए कि मैं आपका जो भी दूध उत्पादन होता है, मेरा काम है, मैं आपका दूध लेके कलेक्शन सेंटर में पहुंचाऊंगा। तो ये एक जॉब है। अभी कलेक्शन सेंटर पे पहुंच गया दूध, तो वहां से हम दूसरे जगह पे पहुंचाने की, जो जिसका जरूरत है उसके जगह पहुंचाने की क्या क्या एवेन्यूज है। एक तो ये दूध जो है ज्यादा देर हम रख नहीं सकते, इसलिए दूध का प्रोसेसिंग जरूरी है। तो एक प्रोसेसिंग, कलेक्शन सेंटर में एक प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिशमेंट, ये भी एक जॉब है। तो एक पास्चुरेशन प्रोसेसिंग के लिए जो इनिशियल प्रोसेसिंग हम मानते हैं, एक पास्चुराइजेशन प्लांट, तो कोई भी एक पास्चुराइजेशन प्लांट खोल सकता है। पास्चुराइजेशन प्लांट में वो अपना फीस लिया, दूध कलेक्शन हुआ, वो पास्चुराइज किया और पैकिंग कर दिया। तो ये एक जॉब है। अभी एक बार पैकिंग हो गया, पैकिंग होने के बाद उसी दूध को हमें ट्रांसपोर्ट करना है। बस द्वारा ट्रांसपोर्ट करें, रेलवे माध्यम से ट्रांसपोर्ट करें, या फ्लाइट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करें। तो ये एक जॉब है। हम उसको ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो साधन है, उस साधन के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह पे पहुंचाए। जो दूसरे जगह पे पहुंचाए, अभी वहां पे भी एवेन्यूज मिल रहा है कि दूध तो पहुंच गया, मैं दूध कलेक्शन बीकानेर से जयपुर भेज दिया। अभी जयपुर से लोगों को, जयपुर में जो इसको रखेगा, अभी उसका भी एक जॉब हो गया कि ये बीकानेर से दूध ला के जयपुर में पहुंचाया, और जयपुर जो जिसके पास पहुंचा है वो दूसरे लोगों के पास पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा? वहां पे भी उसको वेंडर्स चाहिए। जैसे आजकल खाना भी मिल रहा है फोन कॉल पे, खाना भी मिल रहा है, हम जाके बुक करते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं। तो इसी टाइप का वो ऑनलाइन सब फोन पे बुक कर दिए, और जहाँ पे दूध पहुंचा हुआ है वो उसी दूध को उनके पास पहुंचाने के लिए 3-4 बच्चे एम्प्लॉय कर सकता है। जो बच्चे जो है ये इस दिशा में जाएगा, ये इस दिशा में जाएगा, तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट का जो विस्तार है, ये कोई एक ही नहीं करेगा। इसके लिए पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क लगे रहेगा। ये नेटवर्क सब इंडिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, वही मारो सवाल हो कि आप कहो कि जो गांव रो किसान है वो अपनी ऊँटनी दूध बेच सके बिना आस्पेक्ट जगह है अठे बेच सके वो, पर सवाल वो है कि सामूहिक रूप से जो किसान है, जहाँ 2-4 किसान मिल गया, आप ग्रुप बना लियो और मैं डेयरी खोल ली, तो संभव है भी इनको लोन मिल सके? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत दूंगा। कल हम गए थे सादड़ी। अच्छा, सादड़ी में लोकहित पशुपालक संस्थान एक है, वो 15 किसान को अपने साथ जोड़ रखे हैं। उनका जो मकसद है, मैं ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि क्या हो सकता है। तो उनका वो 10 किसान का और कोई चिंता नहीं है, उनको दूध निकालना है, बेचना है, और वो दूध जो है साफ सुथरा हो, ये ड्यूटी इनका है लोकहित पशुपालक का। साफ सुथरा दूध कैसे मिले, और वो दूध जिसके पास भी आज 2 लीटर हुआ, कल 4 लीटर हुआ, जितना भी दूध हुआ, वो सब का सब दूध जो है लोकहित पशुपालक के पास पहुंच रहा है। किसान को कोई चिंता नहीं है कि मेरे पास आज दूध हुआ तो मैं करूं क्या, आज इसको खर्च कैसे करूं, वो चिंता नहीं है। वो दूध पहुंच गया लोकहित पशुपालक के पास। अभी लोकहित पशुपालक अपना उसको प्रोसेस करके बाहर पहुंचाना है, उसका काम है, तो किसान का कोई काम उसमें नहीं है। तो इसलिए किसान का जो गुट है,
जो हम गुट का बात कर रहे थे, दो लोग हो, 10 हाँ, लोग हो, 4 हो, 10 हो, 4 लोग हो, सोसाइटी बन जाए। तो हाँ, इन्हीं का सोसाइटी बने, वो आपस में समझौता रहे कि मैं आज रखा तो आज मैं उन्हीं का। और एक स्टोरी भी बताऊंगा, वो कह रहे थे किसी के पास 5 ऊंट था, आज उसके पास 50 ऊंट है, वाह, यही दूध देने के लिए है। तो जो मैं हर एक पॉइंट पे जो बात कर रहा था कि किसान जो है मार्केटिंग के बारे में ना सोचे, तो मार्केटिंग जब तक सोचेगा तो उसके दिमाग में आएगा अरे इतना काम कौन करेगा, लेकिन वो कर भी सकता है। जिसके पास साधन है, सपोज कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, हाँ, तो वो मार्केटिंग भी ले सकता है, लेकिन इसको उसी हिसाब से ना सोचे। मैं जैसे लोकहित पशुपालक का एग्जाम्पल रखा, इसी टाइप का गांव में जहाँ पे ऊंट की संख्या ज्यादा है, जी सर, वहां पे इस तरह का एक समूह बनाया जा सकता है। जी। वो समूह से कलेक्शन का जिम्मा इसी जो समूह के जो हम बनाएंगे, लीडर चेयरमैन बनाएंगे, प्रेसिडेंट बनाएंगे, इसी में जो लोग होंगे उनका जिम्मा रहेगा। और वो समूह कलेक्शन करके कलेक्शन सेंटर में पहुंचाएंगे, ये दूसरे का जिम्मा रहेगा। कलेक्शन सेंटर में क्या करेंगे, वो दूध, तो ये एक रेट फिक्स हो जाता है। मैं आपको बताऊं, यही लोकहित पशुपालक का एक एग्जांपल देता हूं। पिछले साल ये 50 रुपया में दूध लेते थे, आज वो 60 रुपया कर दिए। लोकहित इसमें जुड़ा है, तो वो लोकहित के हिसाब से 50 को 60 किए हैं। तो ये बढ़ोतरी में किसान को रुझान आएगा कि किसान भी सोचेगा हाँ मैं पिछले साल 50, आज तो सब चीज भाव बढ़ गया, तो 50 रुपए में कितने साल बेचूं, 60 होना चाहिए, वो 60 में आज कलेक्शन कर रहा है। ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी है, बीजीए ग्रुप है या एकलो आदमी है, हाँ जी, वो बिजनेस करना चाहो, दूध रो या उष्ट उत्पादन रो, तो बिना कोई पंजीयन वगैरह करवाना पड़े आपने केंद्र से? हमारे केंद्र के थ्रू पंजीयन करने की जरूरत नहीं है। ये जो समूह का बात मैं कहा, इस समूह में एक क्लब, यूथ क्लब बन सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल का एग्जांपल लें, हाँ जी, एनडीडीबी का एग्जांपल जो आनंद में है, बड़ौदा में है, या राजस्थान में जैसे सरस डायरी है। तो सरस डायरी का क्या काम है? सरस डायरी का कलेक्शन सेंटर है। इसी टाइप का ऊंटनी दूध का कलेक्शन सेंटर होगा, वहां पे किसान अपना दूध लाके पहुंचाएगा। एक बात ये है। दूसरा, कोई किसान से कलेक्शन लाके इस जगह पे पहुंचाएगा, ये भी दूसरी बात है। तो ये हर एक पॉइंट पे हमें जो है जॉब का अपॉर्चुनिटी दिखता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूध कलेक्शन वास्ते आपने खुद रे भी टैंक बीजा लगा रखे आप? हाँ जी, हाँ जी, यही एक दूसरा व्यवसाय है। कोई एक एस्टेब्लिश किया, एक प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश किया, वहां पे दूध को लाके वो चेक किया कि ये दूध अच्छा है तो मैं पूरे दूध में मिलाऊंगा। वो चेक किया, चेक करने के बाद उसी को प्रोसेसिंग किया, ठंडा किया, ठंडा करके पैकिंग कर दिया। ठंडे में पैकिंग होने के बाद ये दूध जो है कुछ ज्यादा देर रह सकता है। ज्यादा देर रह सकता है मतलब हम उसको दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो अभी पैकिंग का बात आता है। पैकिंग भी इजी नहीं है, उसके लिए बर्फ चाहिए। आजकल एक ड्राई आइस का प्रावधान भी हुआ है। बर्फ में तो ओजन बढ़ जाता है, ड्राई आइस में ओजन का, तो कोई ड्राई आइस सप्लाई करने का भी एक प्रावधान, वो भी एक जॉब एवेन्यू दिखता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक बात ये है, ये तो पाश्चराइजेशन हुआ। पाश्चराइजेशन के बाद हमें दूध को खुद पीने के लिए प्रावधान हो गया। जी। लेकिन इस दूध से हम प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। दूध से सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व में जो मार्केट है, अच्छा, वो चीज बनाने में है। चीज जो आजकल चीज का डिमांड है, तो चीज बनाने में है। दूसरा मैं कहूँ जो फायदा है वो ताजा दूध पीने से है। हाँ जी, हाँ जी। जो हम थेरापेटिक वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, थेरापेटिक वैल्यू में ताजा दूध पीने में है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जाएंगे ऐसे ऐसे औषधीय गुण का थोड़ा सा घटते जाएगा। हाँ जी। तो ठंडे में हम उसको प्रोसेस करें। ठंडे में प्रोसेस करने का जो विधि है उसी में क्या क्या बन सकता है हमारा, ये जैसे चीज वाला चीज ठंडे में प्रोसेस होता है, आइसक्रीम बन सकता है, कुल्फी बन सकता है, ये सब ठंडे में प्रोसेस होता है। और बाकी जो गर्म में प्रोसेस होता है जैसे चॉकलेट बनाना, चाय बनाना, कॉफी बनाना, ये सब गर्म में प्रोसेस होता है। कुछ फ्लेवर्ड मिल्क बना सकते हैं हम,
छाछ बना सकते हैं, ये सब ठंडे में प्रोसेस होता है। तो मेरा किसान भाइयों से यही आग्रह है कि ठंडे में जितने भी प्रोसेस हैं वो करें, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गर्म वाला नहीं पिएगा। कोई ऊँटनी का दूध का चाय 10 रुपया, गाय का दूध का चाय, ऊँटनी का दूध का चाय 20 रुपया, वो एक टेस्ट के हिसाब से भी लोग पीते हैं। हम उसी हिसाब से भी मार्केट को आगे बढ़ाना है, उसी हिसाब से भी जॉब को देखना है। डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करा कि थारा सपना जी का साकार हुए और राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जी को है वो इतो नाम कमा है कि दुनिया जी के देखती रह जाए। अब चलता चलता आप एक लोकगीत सुन लिया तो बात बहुत होगी। आपने वास्ते राजस्थान री मनुआर है। हाँ जी, बहुत अच्छा। हिंडे में ही डावा, तीजा के मेले में थाने हिंडे में ही डावा, हिंडे में ही डावा थाने लहरियो तीरावा, हिंडे में ही डावा थाने लहरियो तीरावा। आई सावणिये री चीज भाभी मेड़ो देखण चला। मैं किसान भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करता है, ऊँट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3000, 3000 और 4000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊँट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊँट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊँट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ, तो श्रोताओ, अब आप डॉक्टर आर्त बंधु साहू संदेश सुनियो। आप डायरेक्टर है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, और हमें आप आज बात कर रहे हैं भाई ऊँटनी रे दूध में जी को रोजगार है, स्वरोजगार है, की योजना है, अरबा के लाभ है, भी आप बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँ, बात आए खास तौर से हूँ कि
कि एक आदमी आपरे स्तर पर मतलब बिना उष्ट अनुसंधान केंद्र की सहायता रहे ऊँटनी रो दूध रो कारोबार कर सके? क्यों नहीं? उष्ट अनुसंधान संस्थान रास्ता दिखाने के लिए है, लेकिन रास्ते में चलना उसी को है जो ऊंट पालेगा। काश ये दृष्टि सबके पास हो और सब लोग ऊंट के उत्पादन को बहुत बहुत प्यार करें, उत्पादन है वो बढ़े और उसकी जो मान्यता है वो भी बढ़े, अंधविश्वास मिटे और दूध का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। डॉक्टर साहब, आपकी बातों ने बहुत ही बल बांधा, लेकिन एक चलते चलते आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि जो केंद्र हैं, जो उन्होंने समूह बना रखे हैं, वो ऊँट है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, वो कबीला है पूरा एक। हाँ जी। वहाँ अगर ऊँट बीमार हो गया या उसको रोग हो गए तो उसके लिए अनुसंधान केंद्र कुछ करता है? हमारा अनुसंधान केंद्र में हम एक क्लिनिक का व्यवस्था कर रखे हैं, जहाँ पे जिसका बीमार है वो ऊंट ला सकता है, एक बात ये, या वो फोन पे हमें प्रश्न कर सकता है, उसका जानकारी दे सकता है, जिस जानकारी के तहत हम फोन पे भी उनका इलाज बता सकते हैं। और एक तरीका है, हमारा संस्थान वर्षों में ऐसे हर महीने में आप मान लीजिए जी सर, हम एक हेल्थ कैंप आयोजन करते हैं। अभी पिछले 10-15 दिन पहले हम गए थे सिरोही डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में 2 दिन हेल्थ कैंप किए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हेल्थ कैंप में जो भी ऊंट पालक हैं वो अपना ऊंट लेके आते हैं, वहाँ पे अपना बीमारी का चेक कराते हैं। हमारे पास जो साधन है वो साधन के तहत हम उनका पूरा चेक करके बीमारी का उपचार करते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तालियां बजाता हूँ अनुसंधान केंद्र बीकानेर के लिए कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं। राजस्थान की धरोहर को बचाने के लिए जो आप खून पसीना एक कर रहे हैं, एक दिन जरूर काम आएगा और दुनिया भर में आपका नाम रोशन होगा। चलते चलते आखिर में क्या मैसेज, क्या संदेश आप देना चाहेंगे किसान भाइयों को जो ऊँट पालते हैं? मैं सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा, ऊँट पालन एक आसान व्यवसाय नहीं है। किसान भाइयों को यही आश्वासन देता हूं कि उष्ट व्यवसाय में लाभ होता है। बहुत सारे एवेन्यूज है जिस एवेन्यूज के तहत हमें उष्ट व्यवसाय को ले जा सकते हैं। कोई एक व्यवसाय नहीं है, अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग तरीके से हम जुड़ सकते हैं। कोई उष्ट पालन नहीं करता है, वो दूध का कलेक्शन करके व्यवसाय कर सकता है। कोई ऊंट चराना कष्टदायक सोचता है, ज्यादा पढ़ा लिखा है और वो सोचता है कि नहीं मैं व्यवसाय में मेरा ज्यादा रुचि है, वो मार्केटिंग एंगल पे जा सकता है, ऑनलाइन मार्केटिंग में जा सकता है। इसलिए आप सभी को मेरा यही संदेश है, ऊंट पालन को व्यवसाय के हिसाब से देखें, एक व्यवसायी के नजर से देखें जी। और उसका लाभ उठाएं। हाँ, गीता जी में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यवसायिक बुद्धि रखनी चाहिए। हाँ जी, प्रोफेशनल जो विजडम है, वो जो काम है उसके प्रति पूरा लग जाओ, डट जाओ एकदम से। आज स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मेहरबानी की आपने आकर कितनी कीमती जानकारी दी, शुक्रिया, प्रणाम। प्रणाम। अबार आप सुनता है कार्यक्रम ऊँटारी बाता। ये रहा संयोजक था जेपी मीना, प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मलिक, प्रस्तुति सहयोग प्रमोद शर्मा और हमें मानसिक दिराव सा। फिर मिलांगा, राम राम सा, राम राम। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।